Introduction to the study of animal behavior for BSc Part 3rd, Zoology Paper 3rd. की पॉइंट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। एनिमल बिहेवियर में क्या आता है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ में और उसके जो फिज़िकल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहा है उसके साथ किस प्रकार इंटरेक्ट करता है। बिहेवियर को क्या चीज़ है, स्टिमुलस या उद्दीपन, ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का हो सकता है। किसी भी एनिमल को कोई स्टिमुलाई दिया जाए तो उसके फलस्वरूप जंतु के अंदर जो एक्टिविटीज़ में चेंजेस होता है वो उसका व्यवहार कहलाता है। बिहेवियर को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि यह क्यों हो रहा है, किसी जंतु में कैसे विकसित हुआ है, इससे उस जंतु को क्या फ़ायदे हैं और ये किस प्रकार इवॉल्व हुआ है, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ बिहेवियर्स इनेट या जन्मजात होते हैं, जेनेटिकली इनकी प्रोग्रामिंग होती है, और कुछ को जंतु अपने जीवन में सीखता है, अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो बिहेवियर क्या हो सकते हैं, दोनों ही तरह के होंगे, जन्मजात भी हो सकते हैं और उसका लर्न कंपोनेंट भी हो सकता है, अपने जीवन में वो सीख भी सकते हैं। बिहेवियर के अंदर नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को डायरेक्टली इंक्रीज करते हैं और इस तरह से वो उसके सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय। आपने आसपास में अपने गिलहरी या स्क्विरल्स को देखा होगा, ठीक है। उनको जब भी नट्स देते हैं या खाने का उनके पास सामान ज़्यादा होता है तो वो ज़मीन में कूद के उसके अंदर उसको बरी कर देते हैं और फिर वापस से कवर कर देती है। ऐसे ही किसी कैट को या डॉग को आप पर्टिकुलर किसी टाइम पर फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो कुछ समय के बाद में देखा होगा बिल्ली वो अपने आप आपको देख के उस वक्त के आसपास में आके म्यू म्यू करना शुरू कर देती है, या डॉग का वो रिएक्शन होता है। भूख लगने से आप लोग किचन के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। यदि आपने ये सब चीज़ें नोट की है तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने बिहेवियर बायोलॉजी को ऑब्जर्व किया है। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, एनिमल बिहेवियर के हैं, और आप और हमारा कई बार एनिमल्स के साथ में एनकाउंटर होता है, और ये बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताए हैं, लेकिन बहुत सारे अमेजिंग और डाइवर्स बिहेवियर्स हैं जो कि नेचर के अंदर पाए जाते हैं। व्हाट इज़ बिहेवियर? बिहेवियर है क्या कि ब्रॉडली स्पीकिंग एनिमल बिहेवियर में क्या होता है कि एक एनिमल अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे सदस्यों के साथ में और दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ में और एनवायरनमेंट के साथ में किस प्रकार इंटरेक्ट कर रहा है, ये एनिमल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। या आप बिहेवियर को एक शॉर्ट उसमें कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नैरो टर्म में, कि कोई भी स्टिमुलाई देने के बाद में जो जंतु रिस्पॉन्स दिखाता है वो उसका बिहेवियर होता है। जैसे कि डॉग है, फूड देने पर वो क्या है, उसके आसपास फूड अवेलेबल होने से सूंघना शुरू कर देता है, स्निफिंग वो होता है और फूड के चारों तरफ आके इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये क्या हुआ, फूड की साइड जो वो स्टिमुलस का काम कर रहा है और ये जो एक्टिविटी शो कर रहा है वो उसका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर है। इथोलॉजी एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है कि जंतु आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या संचारण किस प्रकार से करते हैं। फीडिंग और मेटिंग के समय में इनमें क्या कंपटीशन रहता है, किस तरह से कॉम्पीट करते हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एनिमल अटैक होने पर किस प्रकार अपनी रक्षा करता है, किस प्रकार ये माइग्रेट करते हैं और भिन्न वातावरण में इन्हें रख दिया जाए तो ये किस
किस प्रकार से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। ब्रेन अनाटमी भी बिहेवियर को अफेक्ट करती है। हर एनिमल कुछ ना कुछ सीखता है और उसे याद भी रखता है। जीन्स इन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और हर जंतु की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है और सोशल स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज इथोलॉजी? इथोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इथोस जिसका मीनिंग होता है हैबिट या कैरेक्टर, और लोगोन्स मतलब होता है स्टडी। फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है इथोलॉजी वो इंट्रोड्यूस किया गया था निको टिनबर्गर ने 1950 के अंदर। और उन्होंने इथोलॉजी कैसे डिफाइन की थी कि दिस इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस अंडर नेचुरल कंडीशंस। प्राकृतिक परिस्थितियों के अंदर जंतुओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन व्यवहार कहलाता है। यह ज़ूलॉजी की रिसेंट ब्रांच है। शुरुआत के अंदर इसे नॉन प्रोफेशनल्स के द्वारा स्टडी किया गया था, जो नेचुरल लवर्स, प्रकृति से जिन्हें लगाव है वो इनका करते थे। लेकिन पिछले कुछ डिकेड से इन्होंने साइंटिस्ट की अटेंशन ली है और जेनेटिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, इवोल्यूशन, लर्निंग एंड सोशल थियरी, इन सब को मिलाकर एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। और साइंटिफिक ब्रांच है, लेकिन हम प्राचीन समय से जंतुओं के व्यवहार के बारे में जानते हैं और उसके एक्सपर्ट हैं। जैसे कि किसी पर्सन के मूड को कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई व्यक्ति किस तरह से चल रहा है, बात कर रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, दिमाग में सल आ रहे हैं, हंस रहा है, क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे उसके मूड का हम पता लगा लेते हैं। हम इथोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से वे लोग जो पेट्स या डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं, उनके मालिक उन जंतुओं को देखकर उनके मूड का, उनके बिहेवियर को पता करा लेते हैं। पेट्स जो है उनके एक्शन से पता लग जाता है कि वो उनका बिहेवियर क्या होगा। जैसे कि एक फ्रेंडली डॉग है या एक एंग्री गुस्से वाला है डॉग, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक हंग्री कैट को, भूखी बिल्ली है उसको, और एक ऐसी कैट जो कि बाहर अपने मेट की तलाश में जाना चाहती है, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। किसान, फार्म एनिमल्स और जो फसलों पे कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में उन्हें बहुत अच्छी जानकारी होती है। जंतुओं के एनिमल्स को लर्न करना, बिहेवियर की स्टडी करना, डिटेल के अंदर स्टडी करना एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड साइंटिफिक प्रोसेस है। जो टीवी पे आप वाइल्ड लाइफ फिल्म्स देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक पे वाइल्ड लाइफ देखते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए सैकड़ों घंटों का समय लग जाता है। जो चीज़ हमें कैप्चर करनी है उसको ऑब्जर्व करना और उसको देखने के लिए वो कब एनिमल उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, इसके लिए उन्हें घंटों तक ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी ये रिकॉर्डिंग पॉसिबल होती है। सो क्वेश्चन आता है कि एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना ज़रूरी क्यों है? तो क्या अधिकांशतः जंतु, चाहे वो कहीं पर भी रहे, चाहे उनका कोई भी व्यवसाय हो, वो एनिमल्स के कांटेक्ट में ज़रूर आता है। मेनली जैसे शिकारी हैं, उन्हें जंतुओं के व्यवहार का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ वो उसका हंटिंग कैसे करेंगे। फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन्हें फार्म एनिमल्स का, जो फसलों पे कीड़े लग जाते हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। सामान्य मनुष्य, इनको क्या है, घरों के अंदर में कॉकरोचेस हो गए, कीड़े मकोड़े लग गए हैं, मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, तभी वो उसको दूर कर सकेगा। टर्माइट्स हैं, पेट्स हैं, इनके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हाउ एंड वाई एनिमल्स बिहेव, कि जंतु
क्यों और किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और एनिमल्स के अंदर ये बिहेवियर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सिंपल आंसर ये है कि हर एनिमल्स बिहेव करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस ये भी हो सकते हैं कि एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, उन्हें अपने रास्ता कैसे पता लगता है, हनी बीज या मधुमक्खी कुछ फूलों पर अधिक आकर्षित होती है क्यों, क्या जंतु दूसरे जंतुओं के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं क्या। तो ये सारे जो पॉइंट हैं स्टडी के बड़े सिंपल से दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कंक्लूज़न के लिए, किसी भी बिहेवियर को कंक्लूज़न बताने के लिए, उसके स्वभाव को बताने के लिए कई सालों का समय लग जाता है। ये अभी भी इन्फेंसी में है, एनिमल बिहेवियर की स्टडी अभी प्रारंभिक अवस्था के अंदर ही है, अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है, बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स, वेरियस एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एक इजी काम नहीं है, क्योंकि कोई भी दो स्पीशीज़ एक जैसी नहीं होती है, ना ही वे एक समान व्यवहार करती है, और एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल भी डिफरेंट टाइप के बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी। फर्स्ट है इको इथोलॉजी। नाम से पता लग रहा है ये कंपैरेटिवली न्यू ब्रांच है, और इसके नाम से पता लग रहा है इसमें एक स्पीशीज़ के बिहेवियर को दूसरे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के, उसके साथ में उसको कंसीडर किया जाता है। इसको दो तरीके से प्रोसीड करते हैं, या तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ का स्टडी किया जाता है, या फिर एक पर्टिकुलर हैबिटेट को ले लेते हैं और उसके अंदर जितने इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, जितनी स्पीशीज़ मिल रही है, उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल फिजियोलॉजी या इथोफिजियोलॉजी। नाम से स्पष्ट है, बिहेवियर के फिजियोलॉजिकल बेसिस को डील करता है। इसकी भी दो मेन ब्रांचेस हैं। न्यूरो इथोलॉजी ये डील करती है सेंसरी प्रोसेस से, मतलब बिहेवियर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है इथो एंडोक्राइनोलॉजी, ये करती है हार्मोन्स और बिहेवियर का क्या आपस में संबंध है। नेक्स्ट है इथोजेनेटिक्स, इस बिहेवियर जेनेटिक्स, ये बताता है जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर, जीन्स के द्वारा किस प्रकार बिहेवियर प्रभावित हो रहा है। और बिहेवियर के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन आते हैं, उसकी स्टडी दो एरियाज हैं उसमें की जाती है। एक है फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर करते हैं इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करते हैं। दूसरा है ऑन्टोगेनी ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल इथोलॉजी, इसके अंदर प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स आते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इथोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विथ इथोलॉजिकल मेथड्स। देन सोशियोबायोलॉजी, इसमें किसी स्पीशीज़ या पॉपुलेशन का सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया जाता है, और ये किस तरह से मेंटेन रहती है इसके बारे में स्टडी करते हैं। बायो अकॉस्टिक्स, इसके अंदर साउंड प्रोटेक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और साउंड को डिफरेंट एनिमल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको रिकॉर्ड करके फिर स्टडी किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स, उनका मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, रिलेशनशिप आता है बिटवीन वोकलाइजेशन ऑफ द एनिमल एंड इट्स हैबिटेट। बिहेवियर थ्रू द वर्ल्ड कई लोगों के द्वारा स्टडी किया जा रहा है, और इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों की कोर्सेज के अंदर बताए जाते हैं। लेकिन
इथोलॉजी की स्टडी करने वाले को इथोलॉजिस्ट कहते हैं और साइकोलॉजी की करने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या क्या है? जो ये देखिए, ये है इथोलॉजिस्ट, ये है साइकोलॉजिस्ट। जो इथोलॉजिस्ट है वो फॉरेस्ट में काम करते हैं, नेशनल पार्क, नेशनल रिजर्व्स, और ये इक्विपमेंट्स क्या काम में लेते हैं? कैमराज हैं, बाइनोक्यूलर हैं, स्टॉप वॉच है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो लेबोरेटरीज में काम करते हैं और स्पेशली डिज़ाइन बॉक्सेस, मेजर्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं। एनिमल बिहेवियर की स्टडी के लिए क्या करते हैं? जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास स्थान में ही अध्ययन किया जाता है, नेचुरल हैबिटेट के अंदर एनिमल्स को देखते हैं। और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जंतुओं को कैप्टिविटी के अंदर रखते हैं। देन जो इथोलॉजिस्ट है वो वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स की स्टडी कर लेते हैं, मतलब चींटी से लेकर हाथी तक, वीवल से लेकर व्हेल्स तक, और प्रोटोजोआ से लेकर प्राइमेट तक की ये स्टडी कर सकते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो कुछ सेलेक्टेड एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं, जैसे रैट्स है, कैट्स है, डॉग्स, पिजन्स, चिंपैंजीज एक्सेट्रा। इथोलॉजिस्ट जो हैं वो विजिबल एक्शंस देखते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर कई प्रकार के बिहेवियर एक्ट्स आते हैं। जबकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फीलिंग्स और इमोशंस को देखते हैं और लर्निंग प्रोसेस पर भी ये ध्यान केंद्रित करते हैं। इथोलॉजिस्ट बिहेवियर का एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट को बिहेवियर से रिलेट करते हैं, और वे लोग जो कि इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको कहा जाता है इको इथोलॉजिस्ट। यहाँ पे ये बिहेवियर को कोरिलेट करते हैं बॉडी फिजियोलॉजी से, स्पेशली नर्वस सिस्टम से, और वे साइंटिस्ट जो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं उनको कहते हैं न्यूरो बिहेवियरिस्ट। इथोलॉजिस्ट उनके अंदर क्या होता है, उनका जो जंतु जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं वो तो स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, और वो रेयरली उन एनिमल्स को किल करते हैं। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनका एनिमल को तो वो केज में रखते हैं, और कई बार वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए एनिमल को मार भी देते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज़ इथोलॉजी, क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या किया जाता है और इसकी कितनी ब्रांचेस होती है।